हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट चैनल में। आज सेकंड पार्ट सीटेट स्पेशल बैच 2020-21 का सीडीई, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है। और इन क्वेश्चनों, ये जो क्वेश्चन है 50 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जो इस सीरीज में, ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में सीटेट का जो स्पेशल बैच चल रहा है, इस बैच में मैंने 500 प्लस क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। ये जो सीरीज चल रही है 500 प्लस सीरीज की चल रही है। 500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस सीरीज में, जिसमें मैं हर सेशन में 50 प्लस क्वेश्चन इंक्लूड करता हूं, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 50 प्लस क्वेश्चन इंक्लूड करता हूं। और ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो पार्ट फर्स्ट पहले देख लीजिए, देन सेकंड पार्ट, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट और देन सेकंड पार्ट, ठीक है। इसके अलावा बाल विकास शिक्षा शास्त्र का याद रखिएगा। इसके अलावा बाल विकास शिक्षा शास्त्र की मेरी कॉन्सेप्ट की भी क्लास चलती है, ठीक है, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट रखता हूँ, थ्योरिकल बेस रखता हूँ। और थ्योरिकल के अलावा जो कॉन्सेप्ट रहता है उस कॉन्सेप्ट का एमसीक्यू भी रहता है, ठीक है। और उस एमसीक्यू के अलावा मेरा बाल विकास शिक्षा शास्त्र का एक प्रैक्टिस सेट चलता है, अलग से एक प्रैक्टिस सेट चलता है। वो जो बाल विकास का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बेस में उसके एमसीक्यू रहते हैं उसी पार्ट में, ठीक है। इसके अलावा मेरा प्रैक्टिस सेट चलता है, तो वो प्रैक्टिस सेट अलग रहता है। और ये सीटेट का स्पेशल बैच चालू हुआ है, ठीक है। स्पेशल बैच है सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, ठीक है, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ, शामिल किया हुआ है, ठीक है, जो पहले एग्जाम में पूछे गए बेहतरीन क्वेश्चन। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को मैंने इंक्लूड किया हुआ। 50 प्लस क्वेश्चन हर सीरीज में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट पहले आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों से बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे अगर आप नए आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को साथ में क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और दोस्तों तक अपने शेयर भी करिएगा, ठीक है। शेयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिससे इस वीडियो को जो नॉलेज है, इस वीडियो को जो क्वेश्चन है, उनको भी मिल सके, प्रोवाइड किए जा सके। ये ऐसा सेशन है, ठीक है, ये ऐसा सेशन है, इसमें आपको हर क्वेश्चन मैं समझा के दूंगा, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ से जितने क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट को आपको मैं सिखा के दूंगा, ठीक है, इतनी गारंटी है। आप बेहतरीन तरीके से आप समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आई होप मैं आपको समझा के दूंगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ, देखिए कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है, ठीक है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है आपको बताना है। पहला जवाब सुनिएगा, पहला जवाब ध्यान से सुनिएगा कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, ठीक है। क्वेश्चन इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ूंगा कि आपको सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत क्या है। तो बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, पहला जवाब है, ठीक है। सेकंड नंबर जवाब सुनिए। कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होते हैं। जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है, सेकंड नंबर जवाब, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन सुनिएगा कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है, तीसरा जवाब, ठीक है। चौथा जवाब सुनिएगा कि सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की? जितने भी वर्क होते हैं, याद रखिएगा, जितने भी वर्क होते हैं उनमें 2 प्रकार के मानसिक कार्यों की आवश्यकता होती है, मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। प्रथम है आपका सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय है विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि बुद्धि की द्वैकारक सिद्धांत क्या है। तो बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत मतलब द्वैकारक सिद्धांत का मतलब क्या कि 2 कारक सिद्धांत, ठीक है। द्वैकारक सिद्धांत का मतलब क्या कि 2 कारक सिद्धांत क्या है। तो बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत क्या हो सकते हैं कि सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार के मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रथम मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। एक सिंपल, ठीक है, जिसको आप
ईयरली सर्च कर सकें, जिसको आप जल्दी से सर्च कर सकें, और एक उच्च विशिष्ट योग्यता, विशिष्ट मानसिक योग्यता। ठीक है, दो प्रकार की मानसिक योग्यताएं होती हैं। सभी प्रकार के कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की जरूरत पड़ती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन सामने। 50 तक मैंने क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में सॉल्व कर दिया हूँ। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में 50 तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हुआ है। 51 से अब क्वेश्चन चालू हो रही है, सेकंड पार्ट। तो देखिए आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। ठीक है, एक कोई नई क्लास है, जैसे आपकी क्लास नई है। ठीक है, ये क्लास एक नई चल रही है, सीटेट स्पेशल बैच की एक नई क्लास चल रही है। उसी प्रकार से आप किसी कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। ठीक है, सपोज दैट आप गणित के कक्षा के शिक्षक के रूप में जाते हैं, नई कक्षा में जाते हैं। जैसे आप टीचर बनते हैं, आई होप, मेरी आशा है आप टीचर बनेंगे। ठीक है, सीटेट आप क्लियर करेंगे, 120-130 नंबर लेके आएंगे। ठीक है, तो आप अगर किसी नई क्लास में शिक्षक बन के जा रहे हैं और गणित के शिक्षक बन के जा रहे हैं, तो आपको एक सफल एक प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होगा कि आप एक सफल शिक्षक के रूप में, एक प्रभावी शिक्षक के रूप में उभरेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या आवश्यक होगा बताइए? इसके लिए आपको क्या आवश्यक होगा? आप पहली बार क्लास में एंट्री कर रहे हैं, पहली बार अपने बच्चों से मिले, फर्स्ट टाइम बच्चों से मिल रहे हैं। ठीक है, पहली बार बच्चों से मिल रहे हैं, तो आपको सफल और प्रभावी शिक्षण के रूप में बच्चे देखें, इसके लिए आप क्या आवश्यक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप क्या सजेस्ट करेंगे? ठीक है, किस प्रकार से बच्चों को समझाएंगे, और वो भी गणित के टीचर के रूप में। ठीक है, मैथ्स के टीचर के रूप में आप जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला आंसर आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ, देखिए कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। पहला जवाब है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। ठीक है, अपने वेतन का ज्ञान आप रखेंगे वहां पे। सेकंड नंबर, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान और इन सभी का ज्ञान। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि एक आप प्रभावी शिक्षक के रूप में, ठीक है, क्लास में आप एक प्रभावी शिक्षक के रूप में रहें, एक सफल टीचर के रूप में रहें। ठीक है, सक्सेस टीचर के रूप में रहें। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे बताइए? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कि किस प्रकार से बच्चों को आप मोटिवेट करेंगे, किस प्रकार से आप बच्चों को समझाएंगे, और किस प्रकार से आप बच्चों को सजेस्ट करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से आप एक सफल टीचर के रूप में उनके सामने पेश होंगे। ठीक है, प्रभावी शिक्षक के रूप में आप उनके सामने पेश होंगे। तो पहला आंसर सही जवाब होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान आवश्यक है। 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि शिक्षण की प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिक्षण की प्रक्रिया में क्रियात्मक जो अनुसंधान है उनका उपयोग क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है आपको बताना है कि शिक्षण की प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का जो उपयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन किया जाता है, इसमें स्टडी की जाती है, किसकी की जाती है? विशद समस्याओं की, विशद शैक्षिक समस्याओं की, या कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का या शिक्षक समस्याओं का। बताइए शिक्षण की प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन स्टडी की जाती है, किसकी की जाती है? विशद समस्याओं की, विशद शैक्षिक समस्याओं की, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं की, या शिक्षक समस्याओं की। तो थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं की। ठीक है, कि कक्षा के अकॉर्डिंग, कक्षा में किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब शिक्षण की प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का जो उपयोग किया जाता है वो कक्षा के अकॉर्डिंग, कक्षा में किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, किस प्रकार के बच्चों में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त होगा? ठीक है, उपयुक्त है या उपयुक्त होगा? ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में
बताइएगा। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा मतलब अपने स्वयं के कार्यों में, ठीक है, अपना स्वयं का कार्य करना, ठीक है, हस्तशिल्प अपने पैरों पे खड़े होना की शिक्षा देना उपयुक्त होगा। किन विद्यार्थियों को अपने स्वयं के पैरों में खड़े होने के लिए, ठीक है, किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त होगा? मतलब आपने विद्यार्थियों को अपने स्वयं के पैरों में खड़े होने के लिए, अपना स्वयं का कुछ कार्य करने के लिए किस प्रकार के विद्यार्थियों को शिक्षा देना है? सामान्य शिक्षार्थियों को क्या देना है? जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनको आप शिक्षा देंगे, इस प्रकार की सिखाएंगे काम। या पिछड़े शिक्षार्थियों को आप सिखाएंगे जो पिछड़े हुए हैं, जिनका आईक्यू लेवल कम है या जो बहुत गरीब घरानों से आ रहे हैं, या फिर मंद बुद्धि शिक्षार्थियों के लिए, ठीक है, जिनका बहुत ही आईक्यू लेवल कम है, ठीक है, या फिर प्रगतिशील शिक्षार्थियों के लिए। बताइए आप किसको मोटिवेट करेंगे, किसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? किस प्रकार के विद्यार्थियों को आप मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे? किस प्रकार के विद्यार्थियों को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? क्या सामान्य विद्यार्थियों को आप आगे बढ़ाएंगे, हस्तशिल्प को सिखाएंगे, ठीक है, पिछड़े विद्यार्थियों को आप सिखाएंगे, या मंद बुद्धि शिक्षार्थियों को आप सिखाएंगे, या फिर प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को आप सिखाएंगे? किसको सिखाएंगे आप? तो इसका सेकंड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा पिछड़े हुए शिक्षार्थियों को हम सिखाएंगे। जो पिछड़े हुए शिक्षार्थी हैं उनको हम हस्तशिल्प की शिक्षा देंगे, उनको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो विद्यार्थी पिछड़े हुए हैं, जो बहुत गरीब घरानों से आते हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, उनको हम कुछ शिक्षा देके उनका जो परिवार है उनके लिए कुछ मोटिवेट करके कि कुछ चीज़ें वो कर सकें। तो उनको शिक्षा देकर आप उनके पैरों में खड़े हों, तो अपने पैरों में खड़े हों और अपने से कुछ चीज़ों को कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है सामान्यीकरण, असमायोजन, संस्था युक्त शिक्षा या फिर विभाजन। बताइए समावेशी शिक्षा में क्या निहितार्थ है? तो समावेशी शिक्षा में सामान्यीकरण पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 56 नंबर पे। देखिए निम्न में से किसमें नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है? किसने नैतिक वृद्धि की, याद रखिए, किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है? 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है। कोहलबर्ग, पियाजे, एरिक्सन या फिर स्किनर। बताइए किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है? कौन है? कोहलबर्ग है, पियाजे है, एरिक्सन है या फिर स्किनर है? वो कौन है? आपके कोहलबर्ग है, ठीक है। फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? कोहलबर्ग, ठीक है, कोहलबर्ग इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 57 नंबर पे। बताइए स्कूल समुदाय की स्कूल शिक्षा, ठीक है, याद रखिएगा, स्कूल समुदाय की स्कूल शिक्षा की शिक्षा के बच्चों, शिक्षक, अभिभावक की सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। बताइए क्या होगा मुख्य आधार? उपयोगिता, सहभागिता, अभिप्रेरणा या फिर योजना? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सहभागिता, ठीक है। क्या हो जाएगा? सहभागिता, मतलब एक दूसरे को पार्टिसिपेट करना, एक दूसरे के काम में हाथ बटाना, ठीक है, उनकी मदद करना, ठीक है। तो इसका सरल, सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार क्या होगा? सहभागिता, ठीक है। पेरेंट्स टीचर के, ठीक है, पेरेंट्स टीचर की मदद करें या फिर टीचर पेरेंट्स की मदद करें, ठीक है, बच्चों को लाने के लिए, समझाने के लिए और स्कूल पे बने रहने के पलायन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि स्व आकलन प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है, स्व आकलन प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि केवल अधिगम का परिणाम का आकलन हो, ना कि अनुभव का, ठीक है, केवल अधिगम के परिणाम का आकलन हो, ना कि अनुभव का, एक्सपीरियंस का। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं, रिपोर्ट कार्ड शिक्षार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत ना करते हो, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर है शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उसमें संज्ञानात्मक गुणों को विकास करते हो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
नेक्स्ट नंबर आ है आपका कि शिक्षार्थियों के साथ अध्यापक कोई अंतःक्रिया ना करने का महत्व दे। तो स्व आकलन, ठीक है, स्व आकलन की प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक क्या होगा आपको बताना है स्व आकलन के लिए। ठीक है, स्व आकलन मतलब होता है कि अपना स्वयं का आकलन करना। ठीक है, जैसे आप खुद को परखें, ठीक है, खुद को आप जांचें। इसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं। ठीक है, इसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं और ये सीटेट का स्पेशल बैच चल रहा है। इसमें आप अपने स्वयं को परख सकते हैं, स्व आकलन कर सकते हैं। ठीक है, कि आप में कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, आप कितने क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा स्व आकलन करना। तो इसका आपको सही जवाब देना है कि केवल अधिगम के परिणाम का आकलन हो, ना कि अनुभव का, पहला जवाब है। दूसरा, आपका रिपोर्ट कार्ड शिक्षार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण से प्रस्तुत ना करते हो, दूसरा जवाब। तीसरा जवाब है शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हो। ठीक है, और चौथा आंसर है आपका कि शिक्षार्थियों के साथ अध्यापक कोई अंतःक्रिया ना करने को महत्व दे। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको सही जवाब बताना है कि स्व आकलन से क्या महत्व है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उसमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हो। ठीक है, स्व आकलन का मतलब समझिए, स्व आकलन मतलब अपना खुद का आकलन करना। तो शिक्षार्थियों को आप ऐसे अनुभव दें जो कि उसमें गुणात्मक संज्ञानात्मक गुणों का विकास कर सके, अपना स्वयं का आकलन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन करते हैं। जब शिक्षक शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक, ठीक है, जब शिक्षक शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है। कैसी चलती है आपको बताना है कि जब शिक्षार्थी औपचारिक और अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं, कोई प्रोसेस करते हैं, तो इस स्थिति में सीखने की जो प्रोसेस होती है, लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, चलती है। कैसी चलती है, सतत रूप से चलती है, सामान्य चलती है, या फिर विभाजित रूप से चलती है, या घर्षणात्मक रूप से चलती है। बताइए कैसी चलती है कि औपचारिक अनौपचारिक अंतःक्रिया, इस स्थिति में सीखने की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कैसी चलती हैं आपको बताना है। तो फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसी चलती है, सतत प्रक्रिया चलती है, सतत रूप से चलती है, लगातार चलती रहती है। ठीक है, सीखने की जो प्रक्रिया है लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट नंबर 60 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि विकास की शैशवावस्था में संवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। संवेगिक अध्ययन, विकास का अध्ययन किया जाता है साक्षात्कार से, निरीक्षण से, अनुसंधान से, या फिर वैज्ञानिक रूप से। विकास की शैशवावस्था में संवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है कैसे अध्ययन किया जाता है, कैसे स्टडी किया जाता है, कैसे अध्ययन किया जाता है। साक्षात्कार से, निरीक्षण से, अनुसंधान से, या फिर वैज्ञानिक रूप से। किस प्रकार से आप अध्ययन करते हैं शैशवावस्था में संवेगिक विकास का, किस प्रकार से आप अध्ययन करते हैं? क्या साक्षात्कार से अध्ययन करते हैं, निरीक्षण से करते हैं, अनुसंधान से करते हैं, या फिर वैज्ञानिक रूप से करते हैं? तो किस प्रकार से करते हैं? विकास, संवेगात्मक विकास का जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं निरीक्षण के माध्यम से। किसके माध्यम से? ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ। देखिए कि निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डोलार्ड, मिलर, पियाजे, वंडूर और वंडूरा या बटलर्स। बताइए किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? कौन से मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक अध्ययन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्न विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है विकास के संबंध में। ठीक है, किसके संबंध में? विकास के संबंध में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, कथन सत्य नहीं है? ठीक है, मतलब असत्य है।
तो विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में चलती है। पहला आंसर है, पहला जवाब सुनिएगा, पहला जवाब सुनिएगा कि विकास की जो प्रक्रिया होती है एक निश्चित दिशा में होती है। ठीक है, बताइएगा सही जवाब है क्या कि विकास की जो प्रक्रिया होती है एक निश्चित दिशा में होती है। दूसरा जवाब सुनिएगा कि वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम होती है। विकास की जो प्रक्रिया होती है वंशानुक्रम और वातावरण, विकास के दो फैक्टर होते हैं, एक तो वंशानुक्रम होता है, दूसरा वातावरण होते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण। कॉन्सेप्ट की क्लास में, मेरी कॉन्सेप्ट की क्लास में याद रखिएगा, मैं यही चला रहा हूं। ठीक है, विकास, ठीक है, बालक का विकास पर प्रभाव, ये चल रहा है। अभी फर्स्ट पार्ट मैंने कवर कर दिया, सेकंड पार्ट चल रहा है, मतलब 17 पार्ट हमने कवर कर दिया है, 18 पार्ट चलेगा। ठीक है, तो वो भी देखना ना भूलिएगा, कॉन्सेप्ट की क्लास भी मेरा देखना ना भूलिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट की क्लास और प्लस प्रैक्टिस सेट और उसके एमसीक्यू। इसके अलावा और भी क्लासेस चलती है मेरी, हिंदी की चलती है, जनरल साइंस चलती है, हिस्ट्री चलती है। ठीक है, और भी क्लासेस चलती हैं, तो वो भी देखना ना भूलिएगा। एमपी जीके भी चलता है, ऐसा नहीं है, एमपी जीके भी चलता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आते हैं, देखिए कि किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तीसरा जवाब है। चौथा जवाब है कि विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। ये तो सही बात है, विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। ध्यान दीजिएगा कि विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर मतलब समझ लीजिए, थर्ड नंबर समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा को स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 63 नंबर पे कि उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। आपको बताना है उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है विशेषता? कार्यों को शीघ्रता से करना। ठीक है, कार्यों को शीघ्रता से करना, पहला जवाब। डेटिंग करना, दूसरा जवाब। तीसरा जवाब है कि विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, और चौथा जवाब है सफलता को अनुभव। ठीक है, सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। ठीक है, कोशिश करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? कार्यों को क्या शीघ्रता से करना, उसकी विशेषता नहीं होगी, या फिर डेटिंग करना उसकी विशेषता नहीं होगी, या फिर विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना उसकी विशेषता नहीं होगी, या फिर सफलता को अनुभव करने की चाह उसकी विशेषता नहीं होगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डेटिंग करना उसकी विशेषता नहीं होगी। 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है किसको? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसको कहा जाता है? आपको बताना है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या फिर प्रौढ़ावस्था को। तो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? आपको बताना है। क्या शैशवावस्था को आप प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहेंगे, या फिर बाल्यावस्था को कहेंगे, या फिर किशोरावस्था को कहेंगे, या फिर प्रौढ़ावस्था को कहेंगे? बताइए, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की कौन सी अवस्था है? कौन सी अवस्था है? सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, बाल्यावस्था। इसको कहेंगे बाल्यावस्था को कहेंगे। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की जो अवस्था है वो आपकी बाल्यावस्था की अवस्था है। ठीक है, तो सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल, ठीक है, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांटकर खेलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, निचली कक्षाओं में मतलब प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल क्रियाओं को अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांटकर खेलते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? आपको बताना है
कि बच्चों के समाजीकरण में किस प्रकार की किस प्रक्रिया का विकास होता है। पहला जवाब है शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम, पहला जवाब। दूसरा जवाब है विभिन्न प्रकार के शिक्षण पद्धतियों का। तीसरा जवाब एकता एवं सहयोग की भावना का। और चौथा जवाब है अहम एवं उच्चनिष्ठता की भावना का। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि बच्चे प्राथमिक कक्षाओं के जो बच्चे होते हैं वो अपने खिलौनों को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं, आपस में मिल बांट कर खेलते हैं। ठीक है, आपस में मिल बांट कर खेलते हैं। तो इसमें बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होगा आपको ये बताना है। क्या शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, विभिन्न प्रकार के शिक्षण पद्धतियों का, एकता एवं सहयोग की भावना का, या फिर अहम उच्च निष्ठा की भावना का। बताइए उच्च निष्ठा की भावना का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है। बताइए क्या इसका सही, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, एकता एवं सहयोग की भावना। ठीक है, एकता एवं सहयोग की भावना, मिलजुल कर खेलना एवं सहयोग की भावना। ठीक है, तो इनमें बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है, एकता एवं सहयोग की भावना का। ठीक है, एकता एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। 66 नंबर पे आते हैं, देखिए कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है। किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार कोई भी बच्चा कोई भी बच्चा, ठीक है, कोई भी बच्चा जो है अपने परिवेश की, अपने इन्वायरमेंट की, ठीक है, अपने परिवेश की, ठीक है, अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने, मतलब कोई भी वस्तु रखी हुई है उसको पहचानने और उनमें विभेदन करने, ठीक है, उनमें विभेदन करने, मतलब उसको जानने समझने, ठीक है, पूछने, जानने, समझने, ठीक है, देखने, सुनने, इन सब में विभेदन करने लगता है। वो कौन सी अवस्था है आपको बताना है पियाजे के अनुसार। तो कौन सी क्या है, इंद्रजनित गामक अवस्था है। कौन सी अवस्था, इंद्रजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है क्या, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है क्या, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो वो कौन सी अवस्था है जिसमें जीन पियाजे के अनुसार बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने की क्षमता रखता है। तो वो कौन सी ऐसी अवस्था है आपको बताना है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 67 नंबर पे कि पियाजे ने किस बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है। बताइएगा, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है। ठीक है, किसी बच्चे के जो थॉट है, जो विचार है, उसमें नए विचारों का समावेश हो जाना। ठीक है, जो बच्चों का विचार है, ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चे के मन में कोई विचार आता है, ठीक है, कैसे विचार आता है कि मान लीजिए उसको पढ़ने का विचार आता है कि मैं मैथ्स आज पढ़ूंगा, ठीक है, मैथ्स आज पढ़ूंगा, और उन विचारों में एक नया विचार आ जाता है कि मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, ठीक है, मतलब जब तक वो सवाल सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ूंगा, एक नया विचार भी आ जाता है। मैथ्स पढ़ने का विचार तो रहता ही है उसका, लेकिन उसमें एक नया विचार भी आ जाता है कि उस मैथ्स के सवाल को मैं 2 से 3 घंटे 4 घंटे, और जब तक वो सवाल सॉल्व नहीं हुआ तब तक मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो समय पियाजे के अनुसार आपको बताना है समावेश हो जाने को क्या कहेंगे। ऐसे नए विचारों को, जो विचार है उस विचार में एक नया विचार आ जाना, उसको क्या कहेंगे जीन पियाजे के अनुसार। व्यवस्थापन, खोज, सात्मनीकरण या फिर निर्माण, क्या कहेंगे बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, आपको बताना है कौन सी। इसमें वर्तमान में तो बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, ठीक है,
वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। बालकों को पढ़ाने, बालिकाओं को पढ़ाने पर जोर दिया जाता है। तो कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? पहला जवाब, बालक का सर्वांगीण विकास पर जोर देना, पहला जवाब है। दूसरा है बालक के मनोविज्ञान को समझाना, और तीसरा जवाब है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर है आपका कि बालक के मनोविज्ञान को समझाते हुए उनकी समस्याओं को दूर करना। तो इसमें बाल केंद्रित शिक्षा की कौन सी विशेषता नहीं है, आपको बताना है कौन सी इसमें विशेषता नहीं है। तो थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, कि बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। तथ्यात्मक ज्ञान मतलब क्या, कि उस चीज से, पर्टिकुलर उस मैटर से, पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से ज्ञान को देने से अवगत कराने पर जोर देना। ठीक है, ये बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। 69 नंबर पे आते हैं, देखिए कि एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, ठीक है, एक बालक है जिसकी आयु कितनी है, 15 वर्ष है। यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो आप उसकी बुद्धि लब्धि होगी, बताएंगे कितनी बुद्धि लब्धि होगी, बताइए इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। एक बालक जिसकी आयु लगभग 15 वर्ष है, उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, 100, 110, 120 या 140, बताइए उसका आईक्यू लेवल क्या होगा, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, बताइए क्या होगा। एक बालक जो 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, 15 वर्ष की आयु लगभग है उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, 120 वर्ष की, 120, ठीक है, सॉरी 120, ठीक है, 120 की होगी उसका बुद्धि लब्धि, उसका आईक्यू लेवल जो होगा वो होगा 120। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि के परीक्षण का महत्व का पता चलता है, बताइए। व्यवसायिक मार्गदर्शन से बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है, पहला जवाब। दूसरा जवाब है कि बुद्धि परीक्षणों के द्वारा प्रत्येक छात्र को सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। तीसरा जवाब, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। नेक्स्ट 4 नंबर है कि उपरोक्त सभी कथनों में बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उपरोक्त सभी कथनों में बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। ठीक है, उपरोक्त सभी कथनों में बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर पे आते हैं, देखिए कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए। ठीक है, आकलन को क्या करना है, उपयोगी और रोचक बनाना है। ठीक है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए। किसके प्रति सचेत रहना चाहिए, किसके प्रति सजग रहना चाहिए, किसके प्रति आप एजाइल रहेंगे, फुर्तीले रहेंगे। पहला जवाब है आपकी स्क्रीन सामने कि अलग अलग छात्रों की तुलना करने से। क्या आप अलग अलग छात्रों की तुलना करेंगे तब आप शिक्षक के प्रति सचेत रहना चाहिए। सेकंड नंबर, छात्रों को बुद्धिमान या औसत छात्र की उपाधि देने से। तीसरा जवाब, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों को सिखाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करने से, या फिर फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का उपयोग करने से। बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने की प्रक्रिया के लिए आप क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा। 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों को सिखाने के बारे में, किसके बारे में, सिखाने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, देखिए कि चिंतन की दृष्टि से
किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन क्या है? चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है क्या है? कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, या प्रत्यात्मक चिंतन, या तार्किक चिंतन। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा 4th नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका तार्किक चिंतन। ठीक है, 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका तार्किक चिंतन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सत्य है। तो पहला जवाब है स्त्रियों को हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है, पहला जवाब है। ठीक है, लिखना। दूसरा जवाब, पुरुषों सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। पुरुष जो होते हैं सुझाव के प्रति, ठीक है, अधिक संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर पे याद रखिएगा कि स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, स्त्रियों में जो गणित और तर्क की जो योग्यता होती है पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर है पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। गत्यात्मक जो योग्यता होती है स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। तो इसका आपको सही जवाब देना है। क्या इसका कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य है। तो 1st नंबर ही इसका सत्य है कि स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो 1st नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1st नंबर स्त्रियों का जो हस्तलेख है पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा बेटर होता है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? कौन सा कार्य करना चाहिए? आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? पहला जवाब, शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। ठीक है, दूसरा जवाब सुनिएगा, शिक्षार्थियों के बीच की तुलना करना। शिक्षार्थियों के बीच की तुलना करना। नेक्स्ट 3rd नंबर जवाब है शिक्षार्थियों के बारे में नकारात्मक बयान देना। नेक्स्ट नंबर जवाब है शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर बुद्धि आदि के रूप में वर्गीकृत करना। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि शिक्षार्थियों आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? आपको बताना कौन सा कार्य करना चाहिए। आकलन के दौरान किसी भी विद्यार्थी को आप आकलन करेंगे, किसी भी विद्यार्थी को आप टेस्ट करेंगे, ठीक है, उसके दौरान आप शिक्षक को निम्नलिखित कौन सा कार्य करना चाहिए, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इसमें कौन सा आप कार्य करेंगे, किस प्रकार से उसका आकलन करेंगे, किस प्रकार से विद्यार्थी का आकलन करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1st नंबर ही इसका सही जवाब हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना। ठीक है, शिक्षार्थियों का फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य को कर सके। ठीक है, फीडबैक को उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से उस कार्य को कर सके। 75 नंबर पे आते हैं। वैश्विक विभिन्नताओं को समझाने का प्रयत्न सबसे पहले किया था, किसने किया था? वैश्विक विभिन्नताओं को समझाने का जो प्रयास किया था वो सबसे पहले किसने प्रयास किया था? जेम्स ट्रायलर या फिर स्किनर या फिर गाल्टन। बताइए इसका वैश्विक विभिन्नताओं को समझाने का जो प्रयास किया था वो सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले प्रयास किया था गाल्टन। ठीक है, गाल्टन ने सबसे पहले प्रयास किया था। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए, ठीक है, शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? क्या हो सकता है आपको बताना है। पहला है प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना।
ग्रेडिंग पद्धति का उपयोग करना, तुलनात्मक मूल्यांकन या सभी। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो सबसे बेहतर तरीका हो सकता है ग्रेडिंग की पद्धति का उपयोग करना। ग्रेडिंग की पद्धति का उपयोग करना, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव। ठीक है, मतलब जैसे मूल्यांकन आप स्कोर कार्ड होता है, ठीक है, स्कोर कार्ड में ग्रेडिंग पद्धति का उपयोग करना। ठीक है, ग्रेडिंग पद्धति का उपयोग करना, ए पॉजिटिव जैसे किसी बच्चों को ए मिला, बी मिला, बी पॉजिटिव मिला, सी पॉजिटिव मिला, डी पॉजिटिव मिला। ठीक है, तो इस प्रकार की ग्रेडिंग पद्धति को बेहतर क्या क्या तरीका हो सकता है, ग्रेडिंग पद्धति को अपनाना एक बेहतर तरीका हो सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है 77 नंबर पे कि अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है। अनुकरण, ठीक है, अनुकरण, ठीक है, या दोहराना, अनुकरण या दोहराना, ठीक है, रिपीट करना की तीव्र प्रवृत्ति जो होती है निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है। किसी का अनुकरण करना, ठीक है, अनुकरण मतलब समझ रहे हैं, किसी भी चीज का अनुकरण करना, उस चीज को समझना। ठीक है, जैसे जैसे आप कुछ कर रहे हैं तो आपका दोस्त भी वही काम करने लग जाता है, तो वो हो जाता है उस चीज का अनुकरण करना, उस चीज का इफेक्ट करना। संगत गुण असर जिसको बोलते हैं। दोहराने की प्रवृत्ति दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति हो जाती है, रिपीट करने की जो प्रवृत्ति होती है तीव्र हो जाती है। निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है, तो वो कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति जागृत होती है। ठीक है, अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति जो होती है जागृत होती है। क्या शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो कौन सी अवस्था है आपकी, शैशवावस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था है आपकी, शैशवावस्था है। ठीक है, फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 78 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य नहीं है। पहला जवाब, याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। ठीक है, पहला जवाब क्या है कि याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। दूसरा जवाब, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। ठीक है, उपयुक्त निर्णय लेना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जवाब, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप को बनाना या बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशल के विकास में सहायता करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या, अध्यापन एवं अधिगम। ठीक है, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक शिक्षक को, एक टीचर को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पहला जवाब है कि सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता। दूसरा जवाब, सभी उच्च जाति के बालकों से अलग कर उनकी शिक्षा व्यवस्था करानी चाहिए। तीसरा जवाब, उनके प्रति नीची जाति के होने का भेदभाव रखना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ नंबर जवाब है, उनके प्रति केवल छुआछूत की भावना रखनी चाहिए। क्या करना चाहिए बताइए। एक शिक्षक होने के नाते आप किस प्रकार का व्यवहार रखेंगे। आप एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षक होने के नाते अनुसूचित जाति के छात्र के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, आपको बताना है किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, तो आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। सभी बालकों में समान शैक्षिक अवसरों की समानता। पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं कि लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा। और शेयर करने के बाद आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए और एक मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर दीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? बताइए, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का उपयोग करते हैं। ठीक है, अपनी कक्षा में सरल अधिगम को पढ़ाने के माध्यम को सरल बनाने के लिए आप दृश्य सामग्री का मतलब प्रैक्टिकली चीजों का क्या करते हैं? आप प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली चीजों क्या करते हैं? आप प्रयोग करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं क्या आपका एक एबकस मान लेते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं आपका एबकस। ठीक है, एबकस मतलब क्या होता है? आपका गिन तारा। ठीक है, एबकस मतलब गिन तारा। तो मैंने मान लिया कि आप अपनी कक्षा में अधिगम को पढ़ाने के तरीकों को सरल बनाने के लिए आप दृश्य सामग्री का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। मैंने मान लिया क्या? आपका एबकस। ठीक है, तो ये एबकस हो गया गिनने की मशीन, गिनने का गिनती बढ़ाने के लिए क्या हो गया? एबकस हो गया, जिसको बोलते हैं गिनतारा। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? बताइए, ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? जो पढ़ने के सामान्य स्तर के हैं, दूसरा जवाब। जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, तीसरा जवाब। जो पढ़ने के निम्न स्तर के हैं, या फिर जो आंख से अधिक देख पाते हैं। किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? आपको ये बताना है। तो सबसे कम लाभ किन छात्रों को होगा? जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। ठीक है, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं उनको कम लाभ होगा। ठीक है, आप दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे। ठीक है, आप दृश्य सामग्री का उपयोग करेंगे तो जो पढ़ने में उच्च है उनको कम लाभ होगा। ठीक है, वो क्योंकि वो चीजें तो पहले भी समझ जाते हैं। ठीक है, आप उनको दिखा के टाइम वेस्ट करेंगे तो उनका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं उनको थोड़ा सा कम लाभ होगा। थोड़ा सा कम लाभ होगा, कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा उनको कम लाभ होगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर पे आते हैं। देखिए कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी जो सृजनात्मकता का पोषण करता है? कौन सा शिक्षार्थी सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा, व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभिक उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर पे आते हैं। देखिए कि अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, किसने किया या किया गया? किसके द्वारा किया गया? कर्ट लेविन के द्वारा, असुबेल के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या फिर जीन पियाजे के द्वारा? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 83 नंबर पे आते हैं। देखिए कि शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है बालक को सिखाने के लिए प्रेरित करना, बालक को पढ़ाना, बालक का ज्ञान वर्धन करना, या बालक को अच्छे संस्कारों में डालना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बालक को सिखाने के लिए प्रेरित करना, उसको प्रयास करना, उसको मोटिवेट करना, बालक को सिखाने के लिए क्या करना? प्रेरित करना। नेक्स्ट 84 नंबर पे आते हैं। किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है? किसी बालक में क्वेश्चन करने मतलब तर्क करने के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं? भाषा संप्रेषण में निपुणता, असीमित कल्पना की शक्ति, बालक के समक्ष अनेक समस्याएं, या उसकी बोलने की गति की समस्या। बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं 85 नंबर पे कि समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वन मानसों पर किए गए उपयोग उल्लेखनीय हैं?
थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर या फिर जीन पियाजे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका है कोहलर। ठीक है, कोहलर के द्वारा। ठीक है, सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 86 नंबर पे आते हैं कि किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या होता है। किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है। योगात्मक प्रतिरूप, गुणात्मक प्रतिरूप, ऋणात्मक प्रतिरूप या फिर धनात्मक प्रतिरूप। बताइए क्या होगा। किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है, किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा उसके वंशानुक्रम का और उसके इन्वायरमेंट का, किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। योगात्मक प्रतिरूप का, योगात्मक प्रतिरूप पड़ेगा, गुणात्मक प्रतिरूप, ऋणात्मक प्रतिरूप या फिर धनात्मक प्रतिरूप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा गुणात्मक प्रतिरूप। 87 नंबर पे आते हैं कि अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। पहला जवाब, यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह के एक उद्देश्यपूर्ण लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। दूसरा, यह सिद्धांत यह बताता है कि कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए उसमें समग्र रूप से ही बच्चों सामने प्रस्तुत किया जाए। शिक्षार्थियों के व्यवहार को वांछित स्वरूप एवं दिशा प्रदान करने पर यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोत एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोत एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। फोर्थ नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर पे आते हैं, देखिए इस समावेशी शिक्षा को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। केवल प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों, ठीक है, केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों, केवल सामान्य शिक्षार्थियों या सामान्य एवं अधिगम सक्षम शिक्षार्थियों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करती है, सामान्य एवं अधिगम असम शिक्षार्थियों को। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर आते हैं कि पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। पढ़ने से संबंधित अक्षमता क्या है बताइए। पहला जवाब है डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया या डिस्ग्राफिया या अफेजिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पढ़ने से संबंधित आपका डिसलेक्सिया, इसका फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा। फिर जो मेरा फर्स्ट पार्ट था CTET का, जो मेरा फर्स्ट पार्ट था उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन से संबंधित आंसर को किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 90 नंबर पे कि प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे जीन पियाजे, फ्रॉयड, जॉन डूवी या फिर मन। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 91 नंबर पे आता है, देखिए कि कक्ष में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायक वैकल्पिक कारक हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र, शिक्षक को सुव्यवस्थित भाषण, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास, शिक्षक की जोरदार आवाज। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि कक्ष में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायता करते हैं। कौन सहायता करते हैं, क्या विभिन्न प्रकार के वस्त्र सहायता करेंगे शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में। विभिन्न प्रकार के वस्त्र एकाग्र करेंगे क्या, शिक्षक को सुव्यवस्थित भाषण उसको एकाग्र करेगा क्या, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास एकाग्र करेगा क्या, कि शिक्षक की जोरदार आवाज एकाग्र करने की कोशिश करेगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास, कुछ जानने की तमन्ना, कुछ जानने की जिज्ञासा।
ठीक है, कुछ जानने की उत्तेजना, तो शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का जो विकास होगा वो एकाग्र करने में सहायक होगा। ठीक है, नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम है? कौन सा व्यवहार आपका उत्तम है? पहला जवाब है कि जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हों तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं, पहला जवाब। दूसरा है कि प्रत्येक बालक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अधिक से अधिक प्रयास करता है, दूसरा जवाब है। तीसरा जवाब क्या है कि जब बालक के सम्मुख अनेक लक्ष्य हों तो उसके लिए सभी लक्ष्य समान होते हैं, तीसरा जवाब। और चौथा है सभी, ठीक है, उपरोक्त में से सभी, ठीक है, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जो फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या कि जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हो तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं, पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर पे आते हैं। देखिए कि निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? कोहलबर्ग, पियाजे, एरिक्सन या फिर स्किनर? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोहलबर्ग, ठीक है, कौन? कोहलबर्ग, फर्स्ट नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 94 नंबर पे कि एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों को, अनुसूचित जाति के छात्रों को, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, सभी को समान रूप से। तो एक अध्यापक को किसको महत्व देना चाहिए? सभी को समान रूप से महत्व देना चाहिए, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थ के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक सर्वाधिक है? ठीक है, किसका महत्व जो है आपका सर्वाधिक है, आपको बताना है किसका महत्व सर्वाधिक है। ठीक है, किसका महत्व सर्वाधिक है? पहला जवाब है आपका शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहां तक विकास कर पाता है, पहला जवाब। ठीक है, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहां तक विकास कर पाता है। ठीक है, दूसरा शिक्षक कितनी ज्ञानी और आकर्षक और गुणयुक्त है? शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है। तीसरा शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्श पाने में सक्षम है? शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है, आपको बताना है। क्या बताना है कि बाल केंद्रित शिक्षा के तौर पर, ठीक है, बाल केंद्रित तौर पर आपके अनुसार क्या निम्नलिखित किसमें महत्व सर्वाधिक है? किसका महत्व सर्वाधिक है? तो किसका महत्व सर्वाधिक? पहले नंबर का फर्स्ट नंबर का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर सही जवाब कि शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहां तक विकास कर पाता है। ठीक है, पहला जवाब सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर पे आते हैं कि किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? पहला जवाब है मानसिक एवं शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति, चिंतन के साथ सकारात्मक सार्थक रूप से समायोजन करना, बालक के प्रभावी मूल्य, बालक के प्रति की गई सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर पे आते हैं कि मीरा का अपनी सहेलियों में वैश्विक एवं सामाजिक समायोजन का श्रेष्ठ है। ठीक है, आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? मीरा बहुत अमीर घर से संबंध रखती है। मीरा की माँ विद्यालय में प्रधानाचार्य है। मीरा पढ़ने में बहुत होशियार है, या मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप लोगों को पता होगा। इसका सही जवाब 4 नंबर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि मीरा की जो लैंग्वेज है बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही इफेक्टिबल है। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है। छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना चाहिए, छात्राओं को छात्रों के समान कार्य करने में समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता समानता उपलब्ध करानी चाहिए, या छात्राओं को 2 वर्गों में बांटकर उनके सामाजिक उद्देश्यों के अनुकूल शिक्षा प्रदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं
किसने वंशानुक्रम को व्यक्ति विभिन्नताओं का प्रमुख कारण माना है? मन, स्किनर, क्रो एंड ट्रॉय। इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और प्लीज़ चैनल पे अगर आए हुए हैं नए यूज़र हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके जाइएगा आपको, ठीक है। वह आकलन जो विद्यालय पार्षदों में दिशा निर्देश के आधार पर तो किया जाता है किंतु पार्षद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता, क्या है? विद्यालय आधारित आकलन, निरीक्षण, अवलोकन या व्यापक आकलन। इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर कि विद्यालय आधारित आकलन, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और एक लाइक जरूर देना है, आप लोगों को एक लाइक जरूर करना है, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।